हेलो स्टूडेंट्स। अब हम ऑसिलेशंस का जो लास्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का आज की जो क्लास है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम आज स्प्रिंग के अंदर ऑसिलेशंस है उसको बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप लोग सब रेडी हो इसको स्टडी करने के लिए। तो ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग। Consider a block. If it is pulled on one side and is released, then it executes to and fro motion about a mean position. यानी हम यहाँ पर एक वॉल में फिक्स कर दें स्प्रिंग को और इसको हम ब्लॉक को यहाँ पर इसको टाई अप कर दें और इसको खींचें, स्ट्रेच करें और छोड़ दें। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे इस एक मीन पोजीशन के, जिसको हम मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑसिलेशंस होंगे। तो ये ऑसिलेशंस स्प्रिंग में हमेशा इसी तरह हम ऑब्जर्व करते हैं। इन द अबव इमेज ए ब्लॉक इज ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। किस तरह का सरफेस है? फ्रिक्शनलेस, है ना। एक्चुअल में फ्रिक्शनलेस कुछ होता नहीं है, बट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये एक आइडियल पोजीशन में इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हेन पुल्ड और पुश्ड, अगर हम इसको पुल करें या पुश करें एंड रिलीज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पर हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलेगी। और एक्सप्रेशन जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स का, ये हमें याद रखना है, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ Kx। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है। माइनस साइन किसको डिनोट करता है कि इसकी डायरेक्शन जो है मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है। K is known as spring constant। यहाँ पर K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, and its value is governed by the elastic properties of the spring। ये K कितना होगा ये कौन बताएगा? इस स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैसी है उससे ये डिसाइड होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। The above expression is same as the first law of SHM, and therefore the system executes a simple harmonic motion. Therefore omega will be equal to square root of K upon M। ये समझ में आया आपको? यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्मूला था उसको इससे कंपेयर किया है ना। इससे इसको कंपेयर करने के बाद यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर कितना आ रहा था उसमें? यहाँ पर K की जगह वहां पर वहां कितना आ रहा था? वहां फॉर्मूला क्या था? F of x, सिंपल हार्मोनिक मोशन का F of x will be equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू एक्स। तो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो K की जगह क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर m। K की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर m, यानी ओमेगा स्क्वायर m इज इक्वल टू K। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन m और ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन m। और जहां पर T होगा, T कितना होता है? T कितना होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। सो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में ओमेगा है तो m अपॉन k। ये यहाँ का टाइम पीरियड हो जाएगा इस स्प्रिंग के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी उसके लिए। ठीक है। नाउ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि यहाँ पर एक वेटलेस स्प्रिंग, कुछ न कुछ थ्रेड लगा होता है, इसकी वैल्यू m होती है। यहाँ पर जो मॉब है, जो इसकी बॉब है उसको a simple pendulum is defined as an object that has a small mass, यानी very less mass यहाँ पर होता है। और ये मास कहाँ पर कंसंट्रेट होता है? इसी बॉब में, पेंडुलम बॉब में, which is suspended from a wire sorry, और string having negligible mass। ये जो स्ट्रिंग है जिससे इसको टाइप किया गया है
जिसकी लेंथ हमने कैपिटल एल ली है, ये स्प्रिंग जो है, इसका ये स्ट्रिंग जो है, यहाँ पर इसका कोई मास नहीं है, आइडियल पोजीशन में इसका कोई मास नहीं है। When the pendulum bob is displaced, it oscillate on a plane about the vertical line through the support. ये यहाँ पर एक सपोर्ट में, रिजिड सपोर्ट है, दीवार के बांधा हुआ है, ये यहाँ पर इसको टाइप कर दिया। अब ये इस तरह यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम कैन बी सेट इनटू ऑसिलेटरी मोशन बाय पुलिंग इट टू वन साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीजिंग इट। यानी हम यहाँ से इस मीन पोजीशन से इसको यहाँ पर दूर ले जाके अगर हम रिलीज कर देते हैं तो वहां हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जर्व होगी। इन द अबोव इमेज, वन एंड ऑफ द bob of mass m is attached to a spring of length L, another is to rigid support executing simple harmonic motion। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिजिड सपोर्ट से इसको टाइप कर दिया, यहाँ इसको हमने डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। ये मास जो है पेंडुलम बॉब का वो m है, राइट। नाउ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी स्टेटेड। डैम्प्ड क्या मतलब होता है, जो धीरे धीरे रेजिस्टिव फोर्स है उसकी जो मोमेंट है वो कम होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाए और लास्ट में जाकर वो टर्मिनेट हो जाए। इस तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मोशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी रिड्यूस, जैसे जैसे वो उसकी मोशन होती जाएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ए जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा एंड इवेंचुअली कम टू इट्स मीन पोजीशन, और लास्ट में कहां पर आ जाएगा, वो मीन पोजीशन पर ही आ जाएगा। डिसिप्लिनिंग फोर्सेस कॉजिंग डैम्पिंग, यानी कुछ यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स जो होते हैं वो उनके कारण से इसमें डैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है। डैम्पिंग यानी उसके अंदर एनर्जी लॉस होने लग जाता है। कंसीडर अ पेंडुलम व्हिच इज ऑसिलेटिंग, after some time we can observe that its displacement starts decreasing, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होने लगता है and finally it's come into rest, और लास्ट में ये कहां पर हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। This implies that there is some resistive force which opposes the motion of the pendulum. This type of SHM is known as damped SHM। इस तरह की मोशन को क्या कहेंगे, damped SHM। अब ये डैम्पिंग फोर्स कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। ये वो फोर्स होते हैं जो मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जितनी ज्यादा तेजी से बॉडी मूव करेगी उतना ही डैम्पिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट लगेगा तभी डैम्पिंग होगी। डिनोटेड बाय FD, FD मतलब damping force, which is where D is the FD is the damping force। D नहीं लिखना चाहिए इसको, FD इसकी जरूरत नहीं है। where denoted by FD and that is damping force। FD का और हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, FD इज माइनस BV, यानी V के प्रोपोर्शनल B है यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट and it depends on the characteristic of the medium, यानी जो विस्कोसिटी है यहाँ पर किस मीडियम में वो मूव कर रहा है, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक करते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है उस मोशन के पाथ में और रेजिस्टिव फोर्स वर्क करते हैं और उसी वजह से वो डैम्पिंग होती है और इसे हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स आता कहाँ से है, मीडियम के पार्टिकल्स से जो उनका कोलिजन होता है पेंडुलम का या जो बॉडी का जो मूव कर रही है ना, जो उसके साथ जो उसका कोलिजन होता है उसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्सेस वहां पर होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, विस्कोसिटी वगैरह। ये विस्कोसिटी वगैरह क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, उसके मोशन के जो पैथ है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसी को हमने नाम दे रखा है यहाँ पर विस्कोसिटी वगैरह। अपन जो समझते हैं उसको विस्कोसिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है बढ़िया से। एंड द साइज एंड द शेप ऑफ द ब्लॉक, जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा उसको। साइज जितनी बड़ी होगी उस पर शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शेप कैसी है उस ब्लॉक की।
ये क्या लिखा है, नेगेटिव डायरेक्ट अपोजिट द वेलोसिटी। यहाँ पर जब माइनस बी वी लिखा है, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्टेड है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डैम्पिंग फोर्स काम करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इट विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस। जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो दो तरह के फोर्स काम करता है। कौन कौन से? फर्स्ट, रिस्टोरिंग फोर्स, जो नेचुरली जो एक कैरेक्टरिस्टिक है एसएचएम का, और डैम्पिंग फोर्स दैट इज माइनस बीवी। तो टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, एफएस प्लस एफडी दैट इज माइनस केएक्स माइनस बीवी। मान लीजिए कि एटी जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है, तो एफ टोटल कितना हो गया, कितना फोर्स लग रहा है, एम ए बाय द न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ एफ को यहां से रख दो, यहां लाके माइनस के एक्स माइनस बी वी इज इक्वल टू एम, और ए कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको टोटल अगर अपन इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती जा रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx by dt। तो v की जगह मैंने लिख दिया dx by dt, बाकी सेम लिख दिया जैसा था वैसा ही। तो मुझे इक्वेशन बन गई m d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस b dx dt प्लस k x इक्वल टू 0। अगर मैं m से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा d स्क्वायर x dt स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पर b के अपॉन में आ जाएगा m और यहाँ पर k के अपॉन में आ जाएगा m। सो फाइनल जो इक्वेशन मिली है मुझे वो क्या मिली है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसी को सोल्व करता हूं तो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा ए एक्सपोनेंट ऑफ माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस साई या फाई जो भी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, है ना। इसकी जो पोजीशन है उसको अपन एक्सटी से यहाँ इस तरह शो कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है, एक ये इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन, दीज आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और डैम्प्ड ऑसिलेशन इज कॉल्ड बाय दिस वन, दिस फैक्टर। तो यहाँ पर ये तो आपका सिंपल वही a cos ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर जो एक नया फैक्टर आया है e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मेन रीजन है। इसी के कारण यहाँ पर डैम्पिंग शुरू हुई है और इसका जो फैक्टर काम कर रहा है वो होगा एक्सपोनेंट्स ऑफ माइनस बी टी अपॉन 2m, राइट। ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा डैश ये यहाँ पर जो इससे अपन डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो ये आ गया आपके रीजनली। और इस पर डैम्पिंग कैसे होगी, शुरू में जैसे डैम्पिंग ऑसिलेशन का ग्राफ, शुरू में डैम्पिंग कम होगी, फिर जैसे 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 रेजिस्टेंस बढ़ेगा ये कम होती जाएगी और लास्ट में ये आपके एसएचएम टर्मिनेट हो जाएगी। और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। एक्सपोनेंस क्योंकि अपने यहाँ पर जो फैक्टर काम कर रहा है वो e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m काम कर रहा है, तो इसके कारण ये एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से यहाँ पर एम्पलीट्यूड में डिक्रीज होता है और ये फिनिश हो जाती है। नाउ फ्री ऑसिलेशंस, in these days these type of oscillations the amplitude and time period remain constant, does not change. This means there is no damping। अगर डैम्पिंग नहीं होती है और एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को हमेशा कांस्टेंट रहता है तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशंस। बट इन द रियल सिनेरियो देयर इज नो सिस्टम व्हिच हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। यानी ये आइडियल पोजीशन है, एसएचएम की आइडियल पोजीशन है। तो इस तरह का यहाँ पर हमेशा कहीं पर भी अपने को मिलेगा नहीं। रियल सिनेरियो में इस तरह का कोई फ्री ऑसिलेशंस पॉसिबल नहीं है। बट ये आइडियल पोजीशन की डेफिनेशन है कि इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहे। नाउ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, इफ वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ऑसिलेशंस कंटिन्यू। भाई जब ऑसिलेशंस में डैम्पिंग हो रही तो हम कोई एक्सटर्नल उसको फोर्स देते रहे, जैसे स्विंग में अपन झूला जब झूलते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में उसको
पुश करते रहते हैं या पुल करते रहते हैं, जिससे उसके अंदर वो ऑसिलेशंस बने रहे, राइट। तो ये जो एक्सटर्नल अगर हम फोर्स वहां पर एम्प्लाई करते हैं तो हम इसे बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशंस। किस तरह के ऑसिलेशंस हो रहे हैं? फोर्स ऑसिलेशंस, बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस टू कीप कंटिन्यू द constant amplitude and time period. In force oscillation, the system oscillates not with the natural frequency but the external frequency. उसके बाद वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव नहीं करता है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उससे वो मूव करता है। एग्जांपल ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन व्हेन अ चाइल्ड इन द गार्डन स्विंग पीरियडिकली presses his feet against the ground। ग्राउंड में फीट को रखकर जब एक बच्चा स्विंग पर झूलता रहता है तो फीट रखकर उसको मूव कराता रहता है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, और वो टर्म है रिजोनेंस। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है कब? जब हम किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा दे, है ना। भाई पैर रखकर जो बच्चा यहाँ पर फोर्स दे रहा है या इसको एक्सटर्नल यहाँ से पकड़ के कोई फोर्स दे रहा है, वो फोर्स तब दे जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा हो। जैसे ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करने लगे, जैसे वो यहाँ आके रुके और उसको अपन वो मीन पोजीशन की तरफ जाए, तब अगर हम फोर्स देंगे तब क्या होगा? तब तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, उसमें एनर्जी गेन होगी। अगर हम उसको उस समय नहीं देकर किसी और टाइम पर अगर हम यहाँ पर फोर्स देंगे, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर उसको हम मैच नहीं करेंगे, तो वहां बढ़ने के बजाय वो कम हो जाएगा और या उसके अंदर टर्बुलेंस पैदा हो जाएगा, उस बच्चे को हम गिरा देंगे, है ना। तो ये जो क्या कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज कॉल्ड रिजोनेंस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराने को ही रिजोनेंस कहेंगे। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी omega d act on an oscillating system with natural angular frequency omega, the system oscillates with the angular frequency omega t। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही मूव करेगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज द ग्रेटेस्ट व्हेन ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रिजोनेंस। स्विंग्स आर गुड एग्जांपल ऑफ द रिजोनेंस, है ना। ये स्विंग जो करता है ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रिजोनेंस का, राइट। अब इनको 5 पेंडुलम्स को देखिए आप यहाँ पर। ये जो 5 पेंडुलम आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको नंबर दे रखे 1 2 3 4 5, ये 5 है। इनको देखिए आप और इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इन द above figure there are set of 5 pendulums of different lengths suspended from a common rope। एक ही रोप पर बांधे हुए। The figure has 4 pendulums and the string to which pendulums balls 1 and 4 are attached are in the same length and the others are of the different lengths। कहने का मतलब है 1 और जो 4 है ये सेम लेंथ के हैं दोनों, बाकी सब अलग अलग लेंथ के। पहले पढ़ लो कि हमारा सिस्टम जो हमने बनाया वो क्या है। One displaced the energy from this pendulum get transferred to the other pendulums through the connecting rope and they start oscillating। The driving force is provided through the connecting rope and the frequency of this force is the same as that of the pendulum 1. Once pendulum 1 is displaced, pendulum 2, 3 and 5 initially start oscillating with their natural frequencies and the different amplitudes, but in this motion is gradually damped and not sustained। कहने का मतलब है जैसे अपन 1 को डिस्प्लेस करेंगे वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, 2, 3, 5 भी इनिशियली ऑसिलेटिंग करना शुरू कर देंगे अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा और इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होगी। तो जो मोशन होगी वो बहुत तेजी से डैम्प्ड हो जाएगी और सस्टेन नहीं कर पाएगी, जल्दी से खत्म हो जाएगी। Their oscillations frequencies slowly change and later start oscillating with the frequency of pendulum 1।
means the frequency of driving force but with different amplitudes. They oscillate with the same small amplitudes. The oscillations frequency of pendulum 4 is different than pendulum 2, 3 और 4. अगर हम स्लोली उनकी जो चेंज हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करें तो हम ये देखते हैं कि जो पेंडुलम 4 है उसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो अलग है ना, और 2, 3 और 5 जो है उनकी अलग है. क्यों? इसकी वजह है कि दोनों 1 जो है उसके साथ मैच कर रही है इसकी लेंथ 4 की जो लेंथ है वो 1 के साथ मैच कर रही है, वो सेम लेंथ के है, इसीलिए ये इसकी डिफरेंट होगी और इन तीनों की डिफरेंट होगी. पेंडुलम 4 ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी दैट ऑफ द 1, यानी जो फर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से पेंडुलम 4 भी oscillate करेगा, because the length of string of pendulum 1 and 4 is same and its amplitude gradually picks up and becomes very large. इनका जो होगा, जो 4 का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और ज्यादा होगा, जबकि 2, 3 और 5 का डैम्प होता जाएगा. This happens due to the condition of resonance getting satisfied. मतलब natural frequency of the system coincide with that of the driving force. यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर रही है 4 की और 1 की, है ना, इसीलिए इनका तो इस 4 का तो इंक्रीज हो रहा है बट 2, 3 और 5 का डिक्रीज हो रहा है. ये भी एक नेचुरल रिजोनेंस का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर ऑसिलेशंस. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. जहाँ समझ में नहीं आया आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन पढ़िए, वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा. आप इस वीडियो को बैक जाके 2 बार 3 बार देखेंगे तो हो सकता है उससे भी आपको क्लियर मिले, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, और अपने अटेंडेंस देने के बाद आप लीव हो सकते हैं. ठीक है, तो अब एक लास्ट चैप्टर आपका बच रहा है